हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज हिंदी अनुगूज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 8 आराम करो को लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के भावार्थ यानी कि इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के कवि परिचय और पाठ परिचय को पढ़ लिया है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ वाइज हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे। ठीक है। एक मित्र मिले, बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो? एक डेढ़ छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा मांस बढ़ाने में? मनहूस, अकल से काम करो। संक्रांत काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। हम बोले, रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा? आराम करो, आराम करो। ठीक है। कवि के मित्र, कवि के एक मित्र उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि लाला तुम किस चक्की का खाते हो? एक डेढ़ छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। कहते हैं कि तुम तो बहुत कम खाते हो। एक छटाक का मतलब होता है 50 ग्राम, यानी कि छटाक का मतलब होता है नाप तोल की इकाई। तो एक छटाक में होता है 50 ग्राम और डेढ़ छटाक का मतलब एक और आधा, यानी कि 75 ग्राम। कह रहे हैं कि सिर्फ तुम 50-75 ग्राम के राशन में तुम्हारी तोंद निकल जा रही है, तो तुम किस चक्की का खाते हो? फिर आगे क्या कहते हैं? क्या रखा मांस बढ़ाने में? ये तोंद क्यों निकाले हो? मोटे क्यों हुए हो? मनहूस, अकल से काम करो। अब वे अपने मित्र को, मित्र मतलब कवि के मित्र अपने मित्र यानी कि कवि को क्या कहते हैं कि मनहूस, अकल से काम करो। हे मनहूस, तुम अकल से काम करो। संक्रांत काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। कह रहे हैं कि परिवर्तन का समय है। इस समय अपनी इस जगत में अपना नाम कमाने की ज़रूरत है। नाम कमाओ, नाम करो अपना इस जगत में। तुम ये पड़े पड़े जो लेटे रहते हो, तो मांस बढ़ाने में क्या रखा है? तोंद बढ़ा लोगे, मांस बढ़ा लोगे, तो उसमें क्या रखा है? अब इस पर कवि क्या बोलते हैं? हम बोले, रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा? आराम करो, आराम करो। अब लो, कवि जो हैं वो अपने मित्र को ही समझाने लगे। उनके मित्र कवि को समझा रहे थे, लेकिन कवि अब अपने मित्र को ही समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि रहने दो लेक्चर, मतलब तुम मुझे भाषण मत दो, पुरुषों को मत बदनाम करो। जो पुरुष होते हैं ना, वो आराम करने के लिए बनते हैं, तो इसलिए पुरुषों को बदनाम मत करो। पुरुषों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मीन्स कवि के अनुसार पुरुष मोटे होने चाहिए, उनकी तोंद निकली होनी चाहिए, उनके मांस बढ़े होने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि तुम पुरुषों को बदनाम करने वाली बात मत करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा? आराम करो, आराम करो। मतलब काम करने से क्या फ़ायदा होगा? आराम करने में जो मज़ा है, आराम करने से जो फ़ायदा होगा, वो काम करने से बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए तुम आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। यह जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो, आराम करो। कह रहे हैं कि आराम जिंदगी की कुंजी है, मीन्स आराम जिंदगी का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सफल मंत्र है। इससे न तपेदिक होती है। तपेदिक, देखिए तपेदिक का अर्थ होता है क्षय रोग, यानी कि टीबी का रोग, लेकिन आपकी बुक में बुखार दिया है। ठीक है, तो आप चाहे इसे बुखार समझिए या चाहे टीबी समझिए, आप यूं समझ सकते हैं कि किसी बीमारी, ठीक है, किसी बीमारी के लिए इसमें तपेदिक का प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि आराम जिंदगी की वो कुंजी है जिसके करने से, जिसका यूज करने से, जिसका प्रयोग करने से हमें अपनी लाइफ में किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने जीवन में किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आराम सुधा की एक बूंद। अब आराम को ये क्या बोल रहे हैं? सुधा बोल रहे हैं। सुधा मीन्स क्या होता है? अमृत। कह रहे हैं आराम सुधा की एक बूंद, आराम रूपी अमृत की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। यानी कि अगर हम आराम करते हैं, मीन्स कुछ क्षण भी अगर आराम कर लेते हैं, तो हमारा जो तन का दुबलापन है वो खत्म हो जाता है, यानी कि हम मोटे हो जाते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं, स्वस्थ दिखने लगते हैं। आगे क्या कहते हैं कि आराम शब्द में राम छिपा।
जो भव बंधन को खोता है। भव बंधन मीन्स इस सांसारिक बंधन से मुक्ति दिलाता है। कौन? आराम। कैसे? क्योंकि आराम जो है वो राम प्लस आ प्लस राम शब्द से मिलकर के बना है, इसलिए आराम शब्द जो है उसमें राम छिपा है, और राम जो होता है भव बंधन को खोता है, यानी कि इस भव के बंधन से मुक्त करता है। तो इसलिए आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है, यानी कि जिसको आराम शब्द के विषय में ज्ञात हो गया वो योगी कहलाने लगता है। वो बिरला होता है, मतलब वो कहीं कहीं होता है, वो कोई एक होता है, 100 में से, हजारों में से, लाखों में से कोई एक होता है जिसे आराम शब्द का ज्ञान हो जाता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। अब कवि क्या कहते हैं अपने मित्र से कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, यानी कि कवि को आराम करने का विशेष अनुभव है, क्योंकि वे दिन भर आराम ही करते रहते हैं। यह जीवन यौवन क्षणभंगुर, आराम करो आराम करो। क्या बताते हैं कि यह जो जीवन है हमारा वो क्षणभंगुर है। ये जो यौवन है, हमारी जो जवानी है वो क्षणभंगुर है, यानी कि पल भर में समाप्त होने वाली है। कब खत्म हो जाए, कब समाप्त हो जाए हमें नहीं पता। इसलिए तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम आराम करो, अपने जीवन का लाभ उठाओ, अपने यौवन का लाभ उठाओ। यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक ना तुम उत्पात करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा जो रखा बात बनाने में, जो ओठ हिलाने में रस है वह भी न हाथ चलाने में। तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में, जीवन जागृत में क्या रखा जो रखा है सो जाने में। कह रहे हैं यदि करना ही, कहते हैं कि चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ कि काम करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से मेरी तरह काम करो। यदि जीवन में, लाइफ में तुम्हें कुछ करना ही पड़ जाए तो क्या करो, ज़्यादा शारीरिक श्रम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, तुम ज़्यादा उत्पात मत करो, यानी कि ज़्यादा शारीरिक श्रम मत करो, अपने घर में बैठे रहो और बस लंबी लंबी बात करो। ठीक है, यानी कि लंबी चौड़ी लंबी लंबी बात करने का अर्थ क्या होता है कि फेंक के बोलना, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा करके बातें करोगे तो लोग तुम्हारी बातों को सुनने में ध्यान देंगे, और तुम्हारा जो काम करने का जिम्मा है, जो तुम कहते हो कि नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो भी हो जाएगा। करने धरने में क्या रखा जो रखा बात बनाने में, जो ओठ हिलाने में रस है वह भी न हाथ चलाने में। कह रहे हैं कि बात करने में जो आनंद आता है वो हाथ चलाने में बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, इसलिए काम धाम करने की चिंता तुम मत किया करो, आराम करने की कोशिश करो। तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, है मज़ा मूर्ख कहलाने में। अब कवि क्या कहते हैं कि मूर्ख कहलाने में जो मज़ा है वो तुम मुझसे पूछो, मुझे इसका विशेष अनुभव है। जीवन जागृत में क्या रखा जो रखा है सो जाने में। कह रहे जीवन में जागने से क्या फ़ायदा होगा, ये जो हमें एक ही तो लाइफ मिली है और इसको भी हम जाग करके व्यर्थ गंवा देंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो सो जाने में मज़ा है वो काम करने में बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही सोचकर पास अक्ल के कम ही जाया करता हूँ, जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। दिए जलने के पहले ही घर में आ जाया करता हूँ, जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके से सो जाया करता हूँ। मेरी गीता में लिखा हुआ है, सच्चे योगी जो होते हैं वे कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं। कह रहे हैं कि मैं यही सोचकर पास अक्ल के कम ही जाया करता हूँ। कह रहे हैं कि मूर्ख कहलाने में जो मज़ा है वो अक्लमंद कहलाने में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अक्लमंद कहलाने से क्या होगा, लोग बाकी के जो अक्लमंद लोग हैं वो आपके पास आएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको सारी बातें पता है, मतलब कवि के कहने का तात्पर्य है कि अगर आप मूर्ख बनने की कोशिश करते हैं तो आपका बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारी बातें पता होते हुए भी आप उसे अनजान होने की कोशिश करते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि आपको ये बातें पता ही नहीं है। इससे आपके कई फ़ायदे होने वाले, एक तो अक्लमंद लोग आपके पास नहीं आएंगे, दूसरे क्या होगा कि आप चीज़ों को जानेंगे तो भी नज़रअंदाज कर देंगे,
सबको लगेगा कि इसे तो पता ही नहीं है। इसलिए मूर्ख बनने में जो मज़ा है वो अक्लमंद बनने में नहीं। और काम नहीं करना पड़ेगा सो अलग, यानी कि शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ेगा वो अलग। यानी कि कुल मिलाकर के कवि के कहने का तात्पर्य है कि आराम करने में जो मज़ा है वो काम करने में बिल्कुल नहीं। इसी तरह से अगर आप मूर्ख बनने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा करते हैं। आप अगर अक्लमंद बनते हैं तो लोग आपको अकल सिखाने लगेंगे, लोग आपसे काम करवाने लगेंगे। लेकिन अगर आप मूर्ख बन जाते हैं तो आपको मूर्ख समझ करके कोई आपसे कुछ करने को कहेगा ही नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। कौन? कवि कहते हैं कि मैं तो अपने आप को मूर्ख समझने में बड़ा मज़ा, मैं तो अपने आप को मूर्ख समझने में बहुत आनंदित फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। ठीक है, मुझे बड़ा आनंद आता है क्योंकि बुद्धिमान लोग मेरे पास भटकते तक नहीं हैं। दिए जलने के पहले ही घर में आ जाया करता हूँ। कह रहे हैं कि शाम, दिए जलने के पहले का मतलब होता है कि शाम होने से पहले मैं घर में आ जाया करता हूँ। जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके से सो जाया करता हूँ। यानी कि आराम करने वाले लोगों को खाने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें जो भी मिल गया वो खा लिए, बस उनको सोने से मतलब है। ठीक है, मेरी गीता में लिखा हुआ है सच्चे योगी जो होते हैं वे कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं। कवि की गीता अलग है। उनकी गीता में ये लिखा हुआ है कि सच्चे योगी जो होते हैं वे क्या करते हैं, कम से कम 12 घंटे बेफिक्री से सोते हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं होती है। वे बेफिक्र होकर के बिना किसी चिंता के सोते हैं। कितने घंटे तक? 12 घंटे तक। अधवा यवन खिंची खाट में जो पड़े ही आनंद आता है, वह 7 स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। जब सुख की नींद कढ़ा तकिया इस सर के नीचे आता है तो सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फकफक करती है। भावों का रस जो हो आ जाता है, भावों का रस हो जाता है, कविता तब उमड़ी पड़ती है। ठीक है, कह रहे हैं अधवा यवन, अधवा यवन नहीं, ये अधवायन है। अधवायन का अर्थ होता है कि चारपाई में जो उससे जिस तार से वो बिनी होती है, टाइट की गई होती है, उसी को कहते हैं अधवायन। ठीक है, अधवायन खाट में मतलब बिनी हुई खाट में पड़े ही जो आनंद आता है वह 7 स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। कह रहे हैं कि स्वर्ग में या मोक्ष प्राप्त करने में भी वो मज़ा नहीं आता है जो बिनी हुई खाट पे सोने का मज़ा आता है। जब सुख की नींद कढ़ा तकिया इस सर के नीचे आता है, कहते हैं कि तकिया जब सर के नीचे आता है तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है। अब यहाँ पर इंजन लगने का क्या तात्पर्य, मतलब कवि की बुद्धि एकदम से उभर करके आ जाती है, उभर करके सामने आ जाती है। कवि की बुद्धि बहुत ही तेजी से काम करने लगती है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फकफक करती है, यानी कि इनकी बुद्धि रफ्तार से, दुगने रफ्तार से काम करने लगती है। जब उनके सर के नीचे तकिया, चारपाई पर लेटते हैं और सर के नीचे तकिया रखी जाती है तो उनकी बुद्धि तीव्र गति से काम करने लगती है, मतलब तेजी से काम करने लगती है। भावों का रस हो जाता है, कविता तब उमड़ी पड़ती है। और जब चारपाई में पढ़ते हैं तो भाव अपने आप कवि के मन में आने लगते हैं और उसी समय उनके दिमाग में कविता उमड़ पड़ती है। मैं औरों की तो नहीं, बात पहले अपने ही लेता हूँ। मैं पड़ा खाट पर बूंटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। मैं खट रागी हूँ, मुझको तो खटिया में गीत फूटते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो। यह खाट बिछा लो, आंगन में लेटो बैठो आराम करो। कह रहे हैं कि मैं औरों को नहीं कुछ कहूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बात पहले अपने ही लेता हूँ, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ। मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। यहाँ पर उपमा देने से तात्पर्य है कि कविता ही कविता मैं लिखने लगता हूँ। मुझे कविता इतनी अच्छी तरह से आने लगती है खाट में पढ़ने के बाद कि मैं किसी भी तरह की कविता लिख सकता हूँ।
मैं खटरागी हूँ। खटरागी मतलब खाट पर सोने वाला हूँ। मुझको तो खटिया में गीत फूटते हैं। कह रहे हैं कि मैं ऐसे जब बैठा रहता हूँ या कोई काम करता हूँ तो मुझे गीत नहीं फूटते, मेरे अंदर कविता नहीं उमड़ती है। लेकिन जब मैं खटिया में पड़ जाता हूँ, मैं चारपाई में जब पड़ जाता हूँ तो मेरे अंदर क्या आता है, गीत फूटने लगते हैं, कविता उमड़ पड़ती है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे अनुभव से काम करो, यह खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो। कह रहे हैं कि आंगन में इस चारपाई को बिछा लो, तुम चाहे लेटो, चाहे बैठो, चाहे आराम करो। बस आराम ही आराम करो, कोई काम करने की आवश्यकता तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, यानी कि हमने इस चैप्टर के भावार्थ को पढ़ लिया। इस चैप्टर के पहले इस चैप्टर में पहले हमने क्या पढ़ा है, पाठ परिचय को पढ़ा है, कवि परिचय को पढ़ लिया था, जरा सोचें और जीवन मूल्य को भी पढ़ लिया था। आज हमने इस चैप्टर के अर्थ को पढ़ लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज वर्क को पढ़ लेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ब्लेस यू ऑल।